रामदास जी, जैसे ही आपका फोन आया हमने कंट्रोल रूम को फौरन बता दिया है। हमारी सब पेट्रोल वैन आपकी कैश ले जाने वाली गाड़ी MCR 4343 की तलाश में लग गई है। जी हाँ। अच्छा, एक बात बताइए रामदास जी, आपकी कैश वैन किस रास्ते से जा रही थी? आइए जरा दिखाइए। सबसे पहले वो हमारे मलाड वाली ब्रांच पे गई मलाड। और यहाँ से गाड़ी निकली और न्यू बॉम्बे बेलापुर ब्रांच की तरफ गई यहाँ। और इनफैक्ट महीने में 2 बार हम इसी तरह पैसे यहाँ से वहाँ भेजते ही रहते हैं। मलाड से बेलापुर पहुंचने के लिए 1.5 घंटा काफी है। ज्यादा से ज्यादा 2:30 बजे तक वहां पहुंच जानी चाहिए। लेकिन पहुंचे नहीं ना। बिट्टू के साथ मेरा गार्ड भी था और उसके पास उसकी बंदूक भी थी। रामदास जी, आप उनसे बात कैसे कर रहे हैं? वायरलेस से या मोबाइल फोन से? मोबाइल फोन हर 20 मिनट में उनसे बात करता। 1 बजे वो मलाड ब्रांच से निकले और जब मैंने 1:30 बजे बिट्टू से बात की तब पता चला कि वो यहाँ पवे सिग्नल पे 1:30 बजे वो लोग पवे में सिग्नल पर थे। अच्छा, उसके बाद फिर कब बात हुई आपकी? 2 बजे बिट्टू ने बताया कि वो यहाँ से निकलकर अपेक्षा नगर पहुंच गए, SM रोड सिग्नल की तरफ। क्या आपकी कैश वैन हर 15 दिन इसी रास्ते से जाती थी? हाँ, इसी रास्ते से। तो फिर कैश वैन पर वॉच रखना और उसे लूटना बड़ा आसान काम है। मगर सर, ये पूरा रास्ता मेन रोड और भीड़ भाड़ वाले इलाके से गुजरता है। दिन दहाड़े अगर कोई हिम्मत भी करता है वैन लूटने की तो मेरे अंदाज से सर वो जरूर पकड़ा जाएगा। फिर भी गया, हम कैश वैन का रूट ही चेक करते हैं, शायद कुछ नजर आ जाए। हेलो? हाँ, अच्छा, ओके। हमें अपेक्षा नगर जाने की जरूरत है क्योंकि मानखेड़ा में कैश वैन रास्ते में खड़ी हुई है। जो नहीं होना चाहिए था वैसे लूट लिए गए। नहीं था तो सिर्फ लूट लेते हैं, इन्हें मारने की क्या जरूरत थी उन्हें। ये वैन पहले किसने देखी? इन्होंने देखी है, ये पास में ही रहते। जब वो 3:15 बजे यहाँ से गुजर रहे थे तो यहाँ पर कुछ नहीं था, मगर जब 3:35 को जब ये वापस लौटे तो इन्होंने ये सब कुछ देखा। ये दरवाजा ड्रिल्स और फ्लेम कटर से काटा गया है। मैं सिर्फ ताला ही क्यों नहीं काटा? पूरा दरवाजा काटने की क्या जरूरत? उसमें एक स्पेशल टाइप का लॉक है जो सिर्फ बैंक मैनेजर ही खोल सकते हैं। सर, इसमें से एक भी गोली नहीं चलाई गई है। शायद मौका ही नहीं मिला हो चलाने के लिए। हो सकता है। बॉडीज पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दीजिए। रामदास जी, आप इनके परिवार वालों को इन्फॉर्म करवा दीजिए। कैसे बताऊं मैं? क्या कहूं मैं? 2 बजे वैन अपेक्षा नगर SM रोड सिग्नल पर थी। वहीं से आपको ड्राइवर का आखिरी मैसेज आया था, है ना? हाँ। और 2:30 बजे फोन डेड हो गया था। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है 2 से 2:30 बजे के बीच हुआ है। हमें अपेक्षा नगर चलकर वहीं से पूछताछ शुरू करनी चाहिए। ACP साहब को इन्फॉर्म कर दो। देखो, यहाँ से बैंक की एक गाड़ी गुजरी थी, जानते हो ना, उसके पीछे लोहे का दरवाजा होता है और एक ताला लगा हुआ रहता है। पहचानते हो? जो पैसे लेकर जाती है, नीले रंग की वैन। हाँ? 10 साल से यहीं पर भी इधर से जाने वाला सब गाड़ी अपन जानता है। देखो, आज जब 2 बजे गाड़ी यहाँ से गुजरी थी तो गाड़ी ठीक ठाक दिख रही थी या कुछ गड़बड़ था? लेकिन आज तो गाड़ी यहाँ से गई नहीं था। बैंक का पैसे लेकर ब्लू कलर की वैन ये गुजरी थी क्या यहाँ से करीब 1:30 बजे? 2 बजे तो मैं हाँ, फिर 9 बजे से नहीं देखिए आप। सर, ये हवाई नाके का रोड। हाँ अभिजीत, तो ये ट्रैफिक कांस्टेबल देवधर
ड्राइवर बिट्टू पर पूरा भरोसा है। वो हमारे बैंक में बहुत सालों से काम करता है और उसे भला क्या जरूरत थी कहे कि गाड़ी यहाँ पहुंची थी या वहां पहुंची थी। शायद उसकी कोई मजबूरी होगी। मजबूरी? कैसी मजबूरी? ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है? ये तो आप ही को मालूम होगा। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कोई अच्छा भला वफादार आदमी अचानक झूठ क्यों बोलेगा? रामदास जी, वो तो जब हम बैंक में इंक्वायरी करने के लिए आएंगे ना, तब पता चलेगा कि आप लोगों के बीच में क्या चक्कर है। हाँ? आप लोगों के लिए आसान बात है, कोई कंप्लेन करने आए उसे पकड़ लो। मेरा यहाँ सारा करियर बर्बाद हो गया, मेरी नाक के नीचे से 2.5 करोड़ चले गए और आप कह रहे हैं कि ड्राइवर की कोई मजबूरी होगी। क्या मजबूरी हो सकती है? गलत बात है, मुझे पिस्तौल से बहुत डर लगता है। फायर से उड़ा दूंगा। वही बोलो। बोलो, इस 2.5 करोड़ की चोरी में, 2.5 करोड़ की चोरी में हम सबका हाथ है। हम सबका हाथ है। देखा, ये सॉल्व हो गया। सॉल्व हो गया? कोई जबरदस्ती है? मैं कमिश्नर से बात करूंगा। अब आप समझे क्या मजबूरी हो सकती है आपके ड्राइवर की, जो वो अचानक झूठ बोलने लगा। अगर डर के ड्राइवर क्या चाहिए? बिट्टू के पास कोई चारा ही नहीं होता सिवाय इसके कि वो ये दिखाए कि वो हमेशा के रास्ते में जा रहा था, ताकि लुटेरों को पैसों का सफाया करने के लिए काफी टाइम। हाँ सर सलामत तो पकड़ी हजार। रामदास जी, एक बात बताइए, अगर इतनी बड़ी रकम इस गाड़ी से ले जाएगी तो गाड़ी हाँ, इसलिए हम गाड़ी को हर हफ्ते गैराज में भेजते कौन से गैराज में भेजते हैं आप? हैं। हमारे बैंक के नजदीक एक गैराज है, गंगाधर सर इस गंगाधर को बुलाओ और उसे कहो साथ में गाड़ी के रिपेयर के पेपर। हाँ साहब, मैंने वैन को अच्छी तरह से चेक किया था, गाड़ी अच्छी कंडीशन में थी। गंगाधर, जब वैन तुम्हारे यहाँ से निकली तो क्या तुमने मीटर रीडिंग लिया था? क्या तुम किलोमीटर का रीडिंग लिख कर रखते हो क्या? बिल्कुल साहब, हम माइलेज भी तो चेक करते हैं। अभी 1 मिनट में आपको बताता हूँ। हाँ, मिल गया था। जब गाड़ी हमारे गैरेज से निकली थी तो उसका मीटर रीडिंग था 29,345 किलोमीटर। ये देखो। पुलिस हादसा गाड़ी MCR 4343 खड़ी है, वहां सुधाकर से कहो कि वो किलोमीटर की रीडिंग चेक करो और हमें बताएं वो कितना है। हेलो, हाँ सर, 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं अभी देख कर बताता हूँ। हाँ सर, 29362। इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन अचानक आ रहा है। रामदास जी, 29,362 में से अगर आप 29,345 निकाल तो बचेगा। इसका मतलब है गैराज से निकलने के बाद गाड़ी तुम्हारा गैराज बैंक से कितना दूर है? सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है साहब। सिर्फ 1 किलोमीटर। सो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक से निकलने के बाद गाड़ी सिर्फ 16 किलोमीटर चली। जबकि गाड़ी हमें मिली मानखेड़ा में 70 किलोमीटर दूर, 70 किलोमीटर। जबकि गाड़ी का मीटर दिखाता है कि गाड़ी सिर्फ 16 किलोमीटर चली, तो फिर गाड़ी 70 किलोमीटर दूर कैसे पहुंची? चक्कर है सर, ये तो केस और उलझता जा रहा है। नहीं रामदास जी, ये तो बल्कि और भी आसान हो गया है। ये देखो, ये मालाड है जहां आपका बैंक है, और ये मालाड के चारों तरफ 16 किलोमीटर का सर्कल, क्योंकि वैन 16 किलोमीटर चली। मलाड से मानखेड़ा के लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक ये यहाँ सीधे,
दिगंबर रोड होके मानखेड़ा और दूसरा मलाड से अम्बे मिल कॉलोनी होगा यहाँ। दया, हमें इन 2 रास्तों पर क्या बात है साहब? ये बताओ, आज तुम यहाँ ड्यूटी पर थे? जी। दोपहर को 1 बजे के बाद यहाँ से एक बैंक की कैश ले जाने वाली वैन देखी। वैन के पीछे की तरफ मेटल गेट के दरवाजे बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं। गाड़ी का नंबर है MCR 43 और ड्राइवर के साथ एक बंदूक वाला गार्ड भी था। वो गाड़ी तो हर 15 दिन में एक बार यहाँ से गुजरती है। आज गई थी? हाँ साहब। कितने बजे? एक शायद 1:10 को। फाइनली कोई तो एक आदमी मिला जिसने अपने आप को उस गाड़ी को देखा था। अच्छा ये बताओ, तुमने ड्राइवर और गार्ड दोनों को देखा? साहब मैंने रसीद फाड़ी थी साहब। दोनों के साथ कोई और भी था क्या? नहीं साहब। कोई बात नहीं। सर, अभिजीत को फोन करके बताओ। वैन को अपने कमरे में अंदर आते हुए देखा। सर, अभिजीत इस प्राइवेट रोड के दूसरे गेट पर वो टोल नाके वाले को पूछता है। चलो वही देखो। सर, आप तो जानती ही हैं ये प्राइवेट रोड इस मिल कॉलोनी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है। काफी छोटी छोटी सड़कें हैं जो कॉलोनी के अंदर जाती है, मगर अंदर आने का और कॉलोनी से बाहर जाने का रास्ता एक ही है। अगर कोई गाड़ी कॉलोनी के एक गेट से अंदर आती है तो बाहर जाने के रास्ते से ही वो बाहर निकलेगी, या फिर उसे उसी रास्ते से बाहर जाना होगा जहां से अंदर आएगी, और कोई रास्ता है ही नहीं। आज ये इतने सारे पुलिस वाले यहाँ क्यों है? हाँ अभिजीत, यहाँ बाहर जाने वाले गेट पे जो अटेंडेंट ड्यूटी पे है, उन्होंने वैन को बाहर जाते नहीं देखा। वो कह रहे हैं कि यहाँ से तो वैन बाहर नहीं गई। मतलब वैन कॉलोनी के अंदर आई जरूर है और बाहर नहीं गई। फिर भी यहाँ से 50 किलोमीटर दूर मानखेड़ा में वैन पाई गई। कैसा लगता है? मेरा शक सही है। वैन के स्पीडोमीटर की रीडिंग दिखाती है कि वैन सिर्फ 16 किलोमीटर जो यहाँ अम्बेवाड़ी पहुंचने तक खत्म हो जाती। इसका मतलब है जो कुछ भी हुआ है यहीं पर हुआ है। चलो हम वापस वहीं चलते जहाँ पुलिस है। Let's go. आप यहाँ इतना हेवी बंदोबस्त क्यों? सर हेल्थ मिनिस्टर और कुछ और नेता यहाँ आने वाले हैं, इसीलिए यहाँ हमेशा की तरह बंदोबस्त किया गया है। यहाँ का ऑफिसर इंचार्ज कौन है? मैं उससे बात करना चाहता हूँ। सब इंस्पेक्टर प्रताप वहाँ रोड नंबर 4 पर है। रोड नंबर 4। किसी भी प्रतिमंत्री आएगी। बात बताइए, क्या आपने या आपके किसी आदमी ने यहाँ एक आर्मर्ड वैन, बैंक की कैश वैन यहाँ से 1-1:15 बजे जाते हुए देखी थी? वो अम्बे कॉलोनी आई थी। वो बैंक की गाड़ी ना? जी हाँ, मैंने उसे यहाँ से पास होते हुए देखा था। करीब 1:20 पर वो यहाँ से पास हुई थी और आर्मर्ड वैन थी, इसलिए उसकी तरफ ध्यान तो जाएगा ही। किस तरफ गई थी? थोड़ी दूर तक तो मैं उसके पीछे था, लेकिन अचानक उसने राइट टर्न ले लिया। जरा
जरा दिखाएंगे वो जगह जहां से उसने राइटल लिया? जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से चलना है, आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ चलो। यहाँ से चलते हैं। सब यहाँ से टर्न लिया था उसने। मगर यहाँ पर बहुत सारी ऐसी गलियां हैं जो गोल घूमकर वापस मेन रोड से आती हैं। अगर उस ड्राइवर को उसमें से मेन रोड छोड़कर अंदर जाने की क्या जरूरत है? जब वो वैन आपके पास से निकली तो आपको सब कुछ ठीक ठाक लगा? मेरा मतलब है, ऐसा तो नहीं लगा कि कुछ गड़बड़ है? नहीं सर, वैसे तो मैं गाड़ी के पीछे ही था, लेकिन मुझे ठीक से ड्राइवर की सीट भी नजर नहीं आ रही। सर अभी वहाँ पे सभी प्रयास ड्यूटी पर हैं। आइए मैं आपको उससे मिलवाता हूँ। ठीक है जी। ये है सब इंस्पेक्टर विलास, अम्बे कॉलोनी के इस एरिया में इन्हीं की ड्यूटी थी। सब इंस्पेक्टर विलास, ये बताओ क्या 1:20 के करीब आपने किसी आर्मर्ड वैन को, मतलब कैश ले जाने वाली वैन को यहाँ से जाते हुए देखा था? नहीं सर, उस समय मैं आगे वाले एरिया में था। इस रोड पर मैं तकरीबन 1:30 बजे आया चेकिंग के लिए। लेकिन सर उस समय यहाँ पर कोई आर्मर्ड वैन नहीं। हाँ, एक ट्रक जरूर था। ट्रक? जी हाँ सर, एक बड़ा सा ट्रक था सफेद रंग का, यहीं पर पार्क किया हुआ था। शायद कुछ टायर पंक्चर हुआ ऐसे ही कुछ था। क्या रहा यहाँ? सर टायर पंचर हो गया था, बदली करना था इसीलिए साइड में लगा। गाड़ी कहाँ की? बादल नगर से जामनगर का सर। बस आप 5 मिनट में निकल जाएंगे। और ड्राइवर कहाँ है? क्या है ना साहब, जब तक मैं टायर बदली करूँ तो जरा हल्का होने के अभी आ जाएगा साहब 5 मिनट। अच्छा एक काम कर, तो यहाँ से जल्दी काम खत्म करके जल्दी निकल ले। हाँ, यहाँ बहुत गड़बड़ चल रही, जल्दी। छत पर बंधु ब्रदर्स का नाम लिखा था। जी हाँ सर, और जब 10 मिनट बाद मैंने वापस चक्कर मारा तो ट्रक वहां नहीं था। मगर इस बीच भी आपने यहाँ कोई आर्मर्ड वैन नहीं देखी? नहीं सर। एक बात बताओ, क्या वो ट्रक पूरा कवर होने वाला था, मतलब पीछे से पूरा बंद होने वाला था? जी हाँ सर। टायर चेंज कर रहा था, वो दिखता कैसा था? सर कुछ छोटे से कद का था, सांवले रंग का, और हाँ उसने नीले रंग की कमीज पहनी हुई। क्या? पता करो बंधु ब्रदर्स नाम की ट्रांसपोर्ट कंपनी है भी क्या? हाँ भी सर, यहाँ के आदमियों ने बंधु ब्रदर्स के ट्रक को तो बाहर जाते देखा है, लेकिन कसम खा के कह रहा है कि बैंक की गाड़ी यहाँ से नहीं गई। अच्छा, और ये लोग सुबह से यहीं पे हैं। जितने भी आदमी हैं सब सुबह से खड़े हैं। कुछ पता चला? तो मैंने अच्छी तरह से चेक किया, बंधु ब्रदर्स नाम की कोई भी ट्रांसपोर्ट कंपनी है ही नहीं। मुझे लगा ही था बंधु ब्रदर्स नाम की कंपनी सिर्फ एक काम के लिए बनाई गई थी, वो बैंक की गाड़ी लूटने के लिए। पैसा हजम, काम खत्म। ये ट्रक करीब करीब उसी साइज का है जो सब इंस्पेक्टर विलास ने देखा था। ये वैन भी उसी साइज की है। इसे चढ़ाकर देखते हैं कि आसानी से जाती है क्या। जाना भाई जरा। यही हुआ है अम्बे मिल कॉलोनी में। वैन को ट्रक में चढ़ा दी गई और ट्रक वैन को मांगखेड़ा तक ले गया, इसलिए हमें वैन वहां मिली। ये काम ऐसे आदमी का है जिसे डेफिनेट पता था कि वैन कब और कहां जाती है कौन जिसने इतना जबरदस्त प्लान बनाया। वैन को फिर से अच्छी तरह चेक करते हैं। इसको काटने के लिए कम से कम 1 घंटा तो लगा होगा साहब।
फिंगरप्रिंट्स मिले हैं? मिले, मगर सब ड्राइवर और गार्ड के। और गंगाधर गैरेज में काम करने वाले लोगों के। लुटेरों के नहीं मिले? नहीं सर। उन लोगों ने निशान मिटा दिए क्या? सर, वैन के इस तरफ एक सफेद स्क्रैच है, ये देखिए। लगता है जब वैन ट्रक में चढ़ा रहे होंगे तो ट्रक की साइड से लगा होगा। ट्रक के अंदर का पेंट सफेद होगा। एलेक्स, जरा देखो इसकी ऊंचाई कितनी है? दो फीट। ट्रक के अंदर जहां ये वैन टकराई है वहां 2 फीट पर यही नीले रंग का निशान लगा होगा। हाँ, उससे पता चल जाएगा कि वही ट्रक है। ये अंदर कोई छीना झपटी के निशान? नहीं सर, मगर टायर पर काफी कीचड़ जैसा कुछ लगा था, गीला गीला, मगर वो कीचड़ नहीं था। हमने और डॉक्टर सालुंके के पास भिजवा दिया। दोनों के सिर में से गोलियां मिल गई और गोलियों को देखने से पता लगता है कि दोनों फायर एक देसी पिस्टल से किए गए। डॉक्टर साहब, इतना क्लू काफी नहीं है। मैंने तो सोचा था कि डॉक्टर सालुंके आज कुछ कमाल करके दिखाएंगे। वेल, कमाल तो किया है, लेकिन थोड़ा सा। ड्राइवर की बात तो समझ में आती है, बेचारा गोली खा के मर गया, लेकिन गार्ड की कहानी कुछ अजीब है। अच्छा, इसके पेट में से और ब्रेन के टिश्यूज में से रोबेक्सिन नाम की नींद की दवाई के ट्रेसेस मिले। मतलब ये मरने से पहले सोया पड़ा था? जी नहीं, सुला दिया गया था। और ये ड्राइवर? ड्राइवर के शरीर में से कोई दवाई नहीं। अच्छा, इंडिया इंटरनेशनल बैंक में जाकर पता करो, वहां कोई कैंटीन वगैरह है क्या? जी साहब, यहाँ का कैंटीन मैं चलाता हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है, बिट्टू और गोपाल यहाँ से निकलने के 2-3 मिनट पहले कैंटीन में चाय पीने आए थे। उस टाइम वैन में कैश लोडिंग का काम चालू था। उनके साथ कोई तीसरा आदमी भी था क्या? कुछ याद है? नहीं, और तीसरा तो कोई नहीं था, मगर साहब गोपाल को चाय पीने का बिल्कुल मूड नहीं था। मगर ये बिट्टू ने उसे जबरदस्ती चाय पिलाई और फिर अचानक क्या हुआ मालूम नहीं। गोपाल कहने लगा उसे चाय अच्छी नहीं लग रही है, तो बिट्टू बोला कि या तो चाय में मसाला या इलायची डाली होगी। तुम्हें इतनी सारी बातें कैसे याद है? कि गोपाल ने ये कहा, बिट्टू ने ये कहा। वो तो इसलिए साहब कि मैंने तो चाय में मसाला इलायची डाली नहीं थी और गोपाल कहे जा रहा था कि चाय अच्छी नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, दूसरा कप बना कर देता हूँ। फिर गोपाल ने चाय पी? नहीं साहब, मैं उसे दूसरा कप देने ही वाला था तो बिट्टू ने कहा लोडिंग हो गई, टाइम नहीं है। उसने गोपाल से कहा यही चाय पी, जल्दी कर, चलना है। और फिर वो लोग चले गए। ठीक है, आप अभी जाइए, अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको फिर बुला लेंगे। ठीक है साहब। सीन कुछ ऐसा है कि बिट्टू ने गोपाल को 1 बजे के करीब चाय में मिला के कोई नशीली चीज पिलाई और 1:15 बजे गोपाल बेहोश हो गया। मगर साहब, अगर बिट्टू भी उन लुटेरों से मिला हुआ था तो उन लोगों ने उसे भी गोली क्यों मारी? डबल क्रॉस किया गया उसके साथ। ये सारा प्लान में पहले से ही था कि बिट्टू गार्ड को नशीली गोलियां खिलाकर बेहोश करेगा और वैन को अंबे कॉलोनी में ले जाएगा। सर, वहां बहुत सारी गलियां हैं जो दिन में भी सुनसान रहती है, कोई देखेगा भी नहीं। आराम से लूटो जो लूटना है। सर, उनका प्लान ये होगा कि वैन को ट्रक में चढ़ा देंगे, ट्रक बंद करके आराम से वैन को तोड़कर पैसे निकाल लेंगे और फिर वैन को वहीं छोड़कर निकल जाएंगे। और उन्हें काम होने के बाद गार्ड को गोली मारनी थी और बिट्टू को भी थोड़ा सा मारना था ताकि ये न लगे कि वो भी प्लान में शामिल है। मगर इतने सारे पुलिस वाले वहां बंदोबस्त के लिए होंगे ये उन्हें अंदाजा नहीं था। और इसीलिए उन्होंने वहां कुछ तोड़फोड़ नहीं की होगी ताकि किसी को आवाज ना आ जाए। उन्होंने सोचा कि ट्रक को अंबे कॉलोनी से दूर ले जाना चाहिए। ट्रक चलता रहा और ट्रक के अंदर लुटेरों ने वैन के दरवाजे को काट कर खोल दिया
और बिट्टू लगातार मैनेजर से झूठ बोल रहा था कि वैन अब यहां पहुंची है और यहां पहुंची है। बिट्टू के घर की तलाशी लो। सर ये देखिए सर। रफीक सिंह, एसीपी साहब ने ठीक कहा था, बिट्टू लुटेरों से मिला हुआ था। मैंने कितनी बार बिट्टू को समझाने की कोशिश की सर। हम गरीबों को बहुत ऊंची उड़ान भरने का नहीं सोचना चाहिए। हमारे पंखों में इतनी ताकत कहाँ है। मगर वो नहीं माना सर, मगर वो नहीं माना। हर 15 दिन में इतनी बड़ी रकम यहाँ से वहां ले जाता था, ज्यादा देर तक अपने आप को रोक नहीं सका। आखिर लालच आएगी। माफ कीजिए, आपके सामने ही ये सब बातें कर रहे थे हम लोग। कोई बात नहीं सर, गलत काम तो किया ही है ना उन्होंने। आपको किसी पे शक है? कौन हो सकते हैं ये लोग? नहीं, मैं उसके दोस्तों को नहीं जानती थी। वो कभी किसी को घर नहीं लाया। वो जरूर किसी के बहकाव में आया है साहब। देखो, इस लूट मार में ट्रक का इस्तेमाल हुआ है, और ट्रक का इंतजाम करना, उस पर किसी दूसरी कंपनी का नाम लिखना इतना आसान काम नहीं। आखिर बिट्टू इन लोगों से कहाँ मिला होगा? सर ये कुछ बिल मिले हैं, दारू के हैं, बार के हैं। बार के? बिट्टू को शराब बहुत पसंद थी साहब। मटर, टमाटर, मेथी, पालक। डॉक्टर साहब, आपको कोई नया क्लू मिला इसलिए हमें यहाँ बुलाया, या फिर ये मटर, टमाटर, मेथी, पालक की कोई नई रेसिपी बताने जा रहे हैं? एसीपी साहब, ये सब वो सब्जियां हैं जो हमें वैन के टायर्स में चिपकी हुई मिली थी। कुछ तो बहुत ही सड़ी गली हालत में थी। वेल, वैन तो ट्रक के अंदर करीब 1 घंटे खड़ी थी। मुझे इस बात में बिल्कुल भी शक नहीं है कि ये सब सब्जियां उस ट्रक में इधर उधर बिखरी हुई थी जो वैन के टायर्स में चिपक गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रक से सब्जियां ले जाई जाती होंगी। ये तो हमें बहुत ही खास कड़ी मिली है। इसका मतलब है हमारे पास 2 क्लूज हैं। एक, ट्रक के अंदर की साइड पर 15 इंच पर एक स्क्रैच का निशान है, और 2, ये ट्रक सब्जियों के ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल किया जाता था। एक और तीसरा क्लू भी है सर। बिट्टू हमेशा अपने दोस्तों से सैटेलाइट बार में मिलने जाया करता था, जिसके आसपास बहुत सी ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं। हम सीआईडी से हैं। सीआईडी? इंस्पेक्टर दया, मैं इंस्पेक्टर। माफ कर रहे साहब, इधर लाइट गई हुई है। कोई बात नहीं। आप जरा ये देखिए, इस आदमी को पहचानते हैं? ये आपके यहाँ अक्सर आता रहता है। ये आदमी, ये हाँ, ये के बार क्या है ना? हाँ, ये आदमी यहाँ 12 तारीख को आया था, उसके बाद 17 को और फिर 19 को। 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। इतने चक्कर लगा चुका है यहाँ पे। याद तो बताइए आपको। ए गणपा, इधर। जी साहब। साहब, ये सब टेबल की देखभाल यही करता है। जी। ये देख, इसको कभी यहाँ देखा है? इसको देखा है यहाँ पे? हाँ साहब, ये आदमी 2-3 बार अपनी बार में आ चुका है, लेकिन पिछले कई दिनों से नहीं देखा। अच्छा जी। अच्छा, ये बताओ, इसके साथ यहाँ और कोई भी आता था? कुछ याद है? और कोई भी सोचना पड़ेगा साहब। देखो, इस बिल में 1 क्वार्टर रम और 1 क्वार्टर विस्की लिखा है। जी सर। कोई भी आदमी एक साथ रम और विस्की नहीं पीता। जरूर इसके साथ कोई दूसरा था, याद करो। दूसरा हो सकता है वो यहाँ कहीं ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता हो। ड्राइवर हो सकता है, क्लीनर हो सकता है। हाँ साहब, हीरो। हीरो? ये हीरो कौन है? सब हीरो जैसा है। हीरो जैसा? हाँ, गोरा है, मजबूत सा है सब, खतरनाक भी है, तगड़ा है सब। वो सब विस्की पीता था, ये फोटो वाला सब रम पीता था, रम। ये कहाँ काम करता है, कुछ आइडिया है? इधर काम अभी आगे। साहब, ऐसा है ना कि आसपास में 15-20 ट्रांसपोर्ट वाले हैं। अब रात को तो यही लोग आते हैं। हाँ सुधाकर, हमने इस एरिया की सारी ट्रांसपोर्ट कंपनियां चेक कर ली,
इनमें से 2 है जो सब्जियां लाते ले जाते हैं। एक है गजीबो ट्रांसपोर्ट जिनके पास 20 ट्रक है, और दूसरा मोहनलाल कंबाइंड ट्रांसपोर्ट जिनके पास 15 ट्रक है। साहब गजेबो तो इधर पास में ही है। ये मोहनलाल यहाँ से थोड़ी दूरी पे, एक 2 किलोमीटर दूर आरडी रोड पे है। तुम दोनों गजीबों में जाओ, मैं और दया मोहनलाल के यहाँ जाते हैं। मोहनलाल कंबाइंड। अरे सुनो। हाँ जी। ऑफिस यही है ना? हाँ जी, यही है। ये मैनेजर का क्या नाम है? ग्रेवाल साहब। ठीक है। हाँ सुधाकर। हाँ क्या हुआ? अच्छा, गजीबों में हीरो जैसा कोई नहीं है। ठीक है, हम लोग भी बस मोहनलाल पहुंचे ही हैं। ठीक है, मैं अंदर देखता हूँ। तब तक मैं बाहर चेक करता हूँ। ठीक। सफेद ट्रक। साहब ये क्या कर रहे हैं आप? चुपचाप बैठो, काम करने दो। तुम लेकिन जाओ। गाड़ी में क्यों खोल रहे हैं आप? तलाशी लेनी है, जाओ। जाओ बोला ना। नीले रंग का निशान। सर जी हमारे यहाँ 45 ड्राइवर और क्लीनर्स हैं, और ये लोग अलग अलग शिफ्टों में काम करते हैं। ज्यादातर सब्जियां लाते हैं। जी हाँ। देखिए, हमें एक ऐसे आदमी की तलाश है जो गोरा है, टकला है, थोड़ा मजबूत है। शायद उसके साथ एक सांवले रंग का छोटे कद का आदमी काम करता है। हो सकता है एक ड्राइवर हो, दूसरा क्लीनर। आप कहीं उनकी बात तो नहीं कर रहे हैं, रावस और नाना की? रावस और नाना? ये रावस ड्राइवर है? जी नहीं, रावस हमारे यहाँ सुपरवाइजर है और गाड़ियों की मरम्मत वगैरह वो करवाता है। अच्छा, जरा आप ये बताएंगे कि 22 तारीख की दोपहर को ये रावस यहाँ ड्यूटी पर था और ये नाना भी? 1 मिनट। हाँ, 20 को तो रावस था यहाँ। 21 को भी था। नहीं, 22 को वो यहाँ नहीं था। अच्छा। हाँ। गैराज। हाँ। 22 को रावस गैराज गया हुआ था एक ट्रक की मरम्मत करवाने। और ये नाना? नाना नहीं, वो उस दिन छुट्टी पे था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। आप जरा गैराज वाले को फोन करके पता करेंगे कि रावस उस दिन वहां गया था या नहीं? लो जी, अभी पता कर लेते हैं। हाँ जी, गैराज। देखा, तलाशी ले रहा है। यही ट्रक है। अच्छा, डोंट टेल मी। हाँ बॉस, ये वही ट्रक है। वहां अंदर 2 फीट पे नीले रंग का निशान है। ग्रेट। अच्छा, उसका नाम रावस है। जिस दिन डकैती हुई थी वे ट्रक लेके गैराज में गया था। अजी काहे का गैरेज? वो बंदा तो गैरेज गया ही नहीं, और तो और वो तो नौकरी वोकरी छोड़ के अपने गांव जा रहा है। कह रहा था कि उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। पिताजी की तबीयत तो एक बहाना है। वो सही मौके के इंतजार में था कि कब वो यहाँ से भाग निकले 2.5 करोड़ के साथ। 2.5 करोड़? मेरा ही ट्रक मिला था ले जाने के लिए। अच्छा ग्रेवाल साहब, आप ये बताओ कि ये दोनों मिलेंगे कहाँ? ये लोग यहाँ से गए हैं भाजी लाने, और कल सुबह मिलेंगे मार्केट में 7 बजे। ट्रक का नंबर क्या है? TWT 2331 2331। TWT क्या था? TWT 2331। TWT 2331।
TWT2331 यही ट्रैक है दया। ये जो खड़े हुए हैं ना, पीछे लेना आहिस्ता से, पीछे पीछे, इन्हीं में से कोई होना चाहिए। पीछे आहिस्ता आहिस्ता। दया, ये मजबूत दिख रहा है, टकला है, यही होना चाहिए, रावस। और दूसरा नाना है, ठीक है? 1 2 3। रावस? हाँ, क्या है? CID। रावस, हमें पैसे तो मिल गए और ट्रक भी, लेकिन 2 जानें चली गई। तुम बिट्टू ड्राइवर से पहली बार कैसे मिले? 3 महीने पहले एक बार में मुझे बिट्टू मिला था। उसने मुझे बताया कि वो किसी बैंक में काम करता। तो तुमने उसे फंसाया? हाँ, मगर पैसे लूटने का नाम लेते ही उसके पसीने छूट जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसे मना लिया। उस दिन अम्बे कॉलोनी में ट्रक के अंदर वैन को चढ़ाकर वैन को वहीं काटकर पैसे निकालने वाले थे, मगर वहां की पुलिस देखकर हम वहां से निकल लिए। और जब तक ट्रक मानखेड़ा पहुंचा, तुम्हारे पास काफी वक्त था वैन लूटने के लिए। वहां पहुंचकर सुनसान जगह देखकर वैन छोड़ दी, 2 लाशों के साथ में। तुम अगर बिट्टू को जिंदा छोड़ते तो भी पुलिस उससे सच्चाई उगलवा लेती, लेकिन तुम ये खतरा मोल लेना नहीं चाहते। अरे यार, अब तुम एक काम करो, देखो मेरे भी हाथ पैर पे ना एक छोटा जख्म दे दो, ताकि लगे कि मुझ पर भी हमला हुआ। हाँ? चलना, चल चल मेरे पास बहुत अच्छा तरीका है। चल चल तू बैठ उधर, चल। अच्छा चल, अब जल्दी से मेरे हाथ पैर पे कुछ जख्म कर दे। अरे गन से नहीं यार, अरे लग जाएगी यार। देख, नहीं हुआ था, देख ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। देख, अरे मर जाऊंगा मेरे भाई। अरे ये मगर मर के भी बिट्टू सच बोल गया। उसके पेट में जहर नहीं था और गार्ड के पेट में था। मतलब बिट्टू तुम्हारे साथ मिला हुआ था। ना चाहते हुए भी तुमने हर गुनहगार की तरह एक सबूत पीछे छोड़। एक बात बताइए, आपको ये कैसे मालूम कि वो डेक्कन क्वीन से आने वाले थे? उन्होंने पुणे से ही बुकिंग करवाई थी। मगर वो उस ट्रेन में बैठे या नहीं, ये नहीं मालूम आपको? ये तो नहीं पता। उनके पास मोबाइल फोन है? हाँ है, लेकिन बंद है, कोई उठा ही नहीं रहा है। अच्छा, आपने पुणे पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई है? हाँ लिखवाई है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। वैसे आप करती क्या? सर ये एक डॉक्टर है, हम दोनों कॉलेज में साथ में ही पढ़ते थे। आपके पति मुंबई में ठहरे कहाँ थे? शायद में मंगल लॉज में। आपके पास राकेश का कोई फोटो तो होगा, लाई हैं आप? हाँ,
ये साहब ठहरे थे हमारे पास। 5 तारीख को आए थे, 2 दिन रहे और 7 तारीख को चले गए। 7 तारीख को चले गए। 7 तारीख को चले गए तो इनके पास कुछ ना कुछ सामान तो होगा ही। वो यहां से गए कैसे थे? टैक्सी वैक्सी तो मंगवाई होगी ना? जी हाँ, टैक्सी हमारे वॉचमैन ने ही मंगवाई थी। ये रहा वॉचमैन, इसी से पूछ लीजिए साहब। ये आदमी 7 तारीख को यहां से गया था। इसके लिए टैक्सी तुम्ही ने मंगाई थी ना? हाँ साहब, टैक्सी मैंने ही बुलाई थी। तुम उस टैक्सी ड्राइवर को पहचानते हो? हाँ सर, पहचानता हूँ ना। वो ड्राइवर अपनी टैक्सी हमेशा इसी लॉज के सामने तो लगाता है। वो क्या है कि भाड़ा अच्छा मिल जाता है ना साहब। कितने बजे आता है वो यहाँ? वैसे तो सुबह सुबह ही आता है, पर ये 2-3 दिन से दिखाई नहीं दिया। शायद बीमार हो गया होगा। उसके घर का पता मालूम है? नहीं साहब, उसे घर का पता तो नहीं मालूम। तुम टैक्सी यूनियन के ऑफिस में जाओ और उस ड्राइवर के बारे में पता करो। यस सर। हम सीएसटी जाते हैं। रिजर्वेशन ऑफिस में जाकर डेक्कन क्वीन ट्रेन का रिजर्वेशन चार्ट निकलवाना पड़ेगा 7 तारीख को। मुझे नहीं लगता वो लोग हमें आसानी से चार्ट दिखाएंगे। पेपर वर्क बहुत होता है। वैसे मायूस मत हो दया, अभी तो अंदर घुसे भी नहीं। फिर भी रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन के साथ पुणे जाता है, फिर वापस आता है। एक कॉपी यहाँ भी तो रहती है ऑफिस में। चलो। देखिए, वैसे तो हम अपने रिकॉर्ड किसी को दिखाते नहीं हैं। अब आप कह रहे हैं कि आप सीआईडी वाले हैं, तो दिखा देते हैं। ये देखिए, ये है डेक्कन क्वीन का 7 तारीख का चार्ट। इसके मुताबिक राकेश कुमार की सीट का नंबर था CH14। ये 15 और 16 पे कौन है? 15 पे है कोई मिस अनीता और 16 पे है कोई मिस्टर मुरली। आपके पास इन दोनों का एड्रेस तो होगा? एड्रेस? हाँ। सर, एड्रेस तो रिजर्वेशन स्लिप पर जो पैसेंजर भर के देते हैं वही होता है। वो आपको बाहर रिजर्वेशन काउंटर पर मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। ये 16 नंबर वाला मुरली तो अभी तक पुणे में ही है। और अनीता जो 15 नंबर सीट पे थी वो कहाँ है? वो पुणे से वापस आ गई है, हमने उसे बुलवा लिया है। आती ही होगी। ये लीजिए, ये आ भी गई है। लगता है फिर जाइए। अनीता जी, प्लीज नहीं। अनीता जी। जी। आइए बैठे। थैंक यू। माफ कीजिएगा आपको यहाँ आना पड़ा। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी? जी कुछ नहीं, मगर बात क्या है सर? दरअसल एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एक आदमी गायब हो गया है। जी हाँ, उसी के बारे में पूछताछ चल रही है। आप ये बताइए कि 7 तारीख को आप डेक्कन क्वीन से पुणे गई थी? जी हाँ, क्यों? हमें बस ये जानना था कि उस दिन आपके डिब्बे में ये आदमी आपके साथ था 14 नंबर सीट पर? जी नहीं, ऐसा कोई आदमी नहीं था। आपको अच्छी तरह याद है? जी हाँ, मेरे इस तरफ एक 30-35 साल का आदमी बैठा हुआ था, लेकिन वो ये नहीं था। और इस तरफ, हाँ याद आया, 14 नंबर सीट पर एक बुढ़ा आदमी बैठा हुआ था। आपको पक्का याद है? जी हाँ, क्योंकि वो ट्रेन चलने के काफी समय के बाद सीट पर आकर बैठा था और पूरे रास्ते वो सोता रहा और उसका सर जो है बार बार मेरे कंधे से टकराता था, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो इसलिए मुझे याद है सर। इसका मतलब राकेश उस ट्रेन से पुणे गया ही नहीं। रिजर्वेशन चार्ट पर राकेश का नाम लिखा हुआ है और सीट पर बैठा कोई और। ये अजीब बात है। चलो अच्छा हुआ, कम से कम अनीता तो मिल गई। अगर वो बुड्ढा अनीता के कंधे पे बार बार नहीं सोता तो उसे याद भी नहीं रहता। ये जज बड़ा अजीब आदमी है। उसने बताया क्यों नहीं कि राकेश की जगह कोई और बैठा था सीट पर? देखिए, किसी भी ट्रेन के स्टेशन से छूटने के आधा घंटा बाद भी अगर कोई सीट खाली रहती है तो वो हम किसी दूसरे पैसेंजर को दे देते हैं, चाहे किसी के नाम पे बेलॉट हो। अब नहीं आया पैसेंजर तो हम क्या करेंगे? इतने लोग खड़े होकर जा रहे हैं,
सीट किसी और का काम आ जाती है। अगर आप सीट किसी और को देते हैं तो रिकॉर्ड तो होता होगा ना? बिल्कुल, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसका। उसको बकायदा चालान फाड़ के दिया जाता है, फिर चालान बुक ऑफिस में जमा करवा दी जाती है। अच्छा जरा देखिए, 7 तारीख को डेक्कन क्वीन का चालान आपके पास है क्या? 7 तारीख, एक मिनट। जी हाँ, ये है वो चालान बुक। अब उस पे अगर किसी और ने सफर किया होगा 14 नंबर सीट के ऊपर तो इसमें चालान कटा होगा। ये 14 नंबर सीट का तो चालान कटा हुआ और इस पे सफर किया है किसी बद्री प्रसाद ने। राकेश इस ट्रेन से पूना गया ही नहीं, पर लॉस से तो वो स्टेशन की तरफ ही निकला था और उसे यही ट्रेन पकड़नी थी, तो फिर बैठा क्यों नहीं इस ट्रेन में? लगता है लॉज और स्टेशन के रास्ते के बीच में कुछ हुआ है। उस टैक्सी ड्राइवर का मिलना बहुत जरूरी है जो राकेश को लेकर यहाँ आया था। उसे सब मालूम होगा कि क्या हुआ है। कहीं उसी ने तो कुछ गड़बड़ नहीं की? राकेश के मोबाइल फोन से पता चल सकता है कि उसने मुंबई में किस किस से बात की थी। सर, हमने मोबाइल कंपनी के कंप्यूटर से राकेश के मोबाइल नंबर की लिस्ट निकाल ली है। इसमें वो सारे नंबर्स हैं जिस पर राकेश ने फोन किए और जो फोन उसे आए। वेरी गुड। तो क्या पता चला? सर, राकेश ने कुछ फोन तो अपने घर में ही किए थे, पुणे में। अच्छा, और सर, राकेश ने मुंबई में 3 अलग अलग नंबर्स पर फोन किए थे। 3? किसके नंबर है ये? किस किस को फोन किए? सर, ये तीनों नंबर राकेश के दोस्तों के हैं। मैंने उनसे पूछताछ भी कर ली है। उन सबका यही कहना है कि राकेश ने उनसे पैसे उधार मांगने के लिए फोन किया था। उधार मांगने के लिए? हाँ सर। कितने पैसे उधार मांगे थे राकेश ने? 10 लाख रुपए सर। 10 लाख? ये 10 लाख रुपए उसे क्यों चाहिए थे? सर, ये तो राकेश ने उन्हें नहीं बताया था, लेकिन वो सब एक बात कह रहे थे कि राकेश बहुत घबराया हुआ लग रहा था। उसकी आवाज बड़ी डरी हुई सी आ रही थी। फिर किसी ने उसे ये पैसे दिए? नहीं सर। हेलो? हाँ फेडरिक्स। अच्छा ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं वहां पर। उस टैक्सी ड्राइवर का पता चल गया है जिसकी गाड़ी में बैठकर राकेश स्टेशन गया था। 7 तारीख को इन साहब को तो अपनी टैक्सी में लेकर गया था? हाँ साहब, पर मैंने कुछ नहीं किया साहब। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है साहब। क्या हुआ था उस दिन? जल्दी बता वरना पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। जल्दी बता। हुआ यूं था साहब, मैं इन साहब को दादर स्टेशन ले जा रहा था कि अचानक इन्होंने कहा इस रास्ते से मत चलो, दूसरे रास्ते से चलो। दूसरे रास्ते से क्यों? पता नहीं मेम साहब, मैंने इनसे कहा भी कि ये छोटा रास्ता है, इससे जल्दी पहुंच जाएंगे, और ये अपनी बात पर अड़े रहे और बहुत घबराए हुए से लग रहे थे। बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे। पीछे मुड़कर? कोई पीछे कर रहा था क्या? ऐसा कुछ दिखा तो नहीं साहब, पर अचानक साहब। अचानक क्या? अचानक एक गाड़ी बड़ी तेजी से पीछे से आई और मेरी टैक्सी के आगे आकर खड़ी हो गई। उतर मार उतर, निकल मार, निकल मार, निकल। बोला था ना मेरे से पंगा मत ले, बोला था ना। ए ड्राइवर, तेरा नंबर मैंने नोट कर लिया है। जरा सी भी इधर उधर बातचीत करने की कोशिश की तो तुझे शमशान पहुंचा दूंगा, देखा ना? चल। मैं जानता हूँ साहब, मुझे कुछ करना चाहिए था, पर मैं क्या करूं? मेरे घर में बीवी बच्चे हैं साहब। हाँ ये तो है, लोग हमेशा बीवी बच्चों की वजह से ही चुप रह जाते हैं। मुझे मालूम था साहब
कि साहब की जान को खतरा है, फिर भी मैं पुलिस के पास नहीं गया क्योंकि साहब मैं बहुत डर गया था साहब। मैंने 3 दिन तक अपनी टैक्सी घर से बाहर नहीं निकाली थी साहब। अच्छा, वो आदमी दिखने में कैसा था? मतलब लंबा चौड़ा? नहीं, वो आपकी तरह लंबा चौड़ा नहीं था साहब, पर बातों में पूरा बदमाश था साहब। मुझे तो लगता था कि वो मुझे भी मार डालेगा, जैसे उसने उस साहब को मारा था। एक ही बार मारा था साहब। मुझे तो लगता है वो साहब जरूर मर गए होंगे। और कुछ याद है तुम्हें? साहब वो साहब, देखो डरने की जरूरत नहीं है। कुछ याद है? बार बार साइकिल की चेन वाला वो हाथ मेरी आंखों के सामने आ जाता है साहब। नंबर क्या था गाड़ी का? नंबर साहब? देखो मुझे मालूम है कि तुम्हें गाड़ी का नंबर याद होगा। क्या था नंबर? मैंने गाड़ी का नंबर देखा था साहब, मैंने गाड़ी का नंबर नोट किया था साहब। सर, बदमाशों की गाड़ी का नंबर नकली है। इसका मतलब राकेश को किसी ने पहले से ही किडनैप करने का प्लान बना रखा था। राकेश को अगवा अगर पैसे के लिए किया गया होता तो किडनैपर्स कोई ना कोई मांग जरूर करते, मगर ऐसा कोई फोन आया नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि कोई राकेश को ब्लैकमेल कर रहा हो, क्योंकि वो 10 लाख रुपयों के लिए मारा मारा फिर रहा था। हो सकता है उसे किसी को 10 लाख रुपए देने हो। राकेश का कुछ पता चला? देखिए, हमारा अंदाजा है कि किसी ने राकेश को किडनैप कर लिया है। किडनैप? मुझे लगता है कि राकेश पैसों के लिए मुंबई आया था। उसने 2 दिन में अपने 3 दोस्तों को पैसों के लिए फोन किया, और कोई मामूली रकम भी नहीं थी। 10 लाख रुपयों की जरूरत थी उसे। 10 लाख? 10 लाख रुपए तो हमने कभी एक साथ देखे ही नहीं है। 10 लाख तो बहुत होते हैं। देखिए, बुरा ना मानिए तो एक बात पूछूं, राकेश को कोई बुरी आदत तो नहीं थी, जैसे जुआ वगैरह? सर, ये तो बिल्कुल गलत बात है। जो आदमी लापता है उसी पर आप शक कर रहे हैं। हम उन पर शक नहीं कर रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि राकेश को 10 लाख रुपयों की जरूरत क्यों थी। उन्होंने आपको कभी इसके बारे में कुछ बताया नहीं? जी नहीं, कभी नहीं। हाँ, उनका एक दोस्त है जैब, जो बार बार फोन कर रहा था। राकेश उसका फोन नहीं ले रहा था। कहीं हो सकता है उन दोनों के बीच कोई लेन देन की बात हो। ये जय पूना में ही रहता है? हाँ। अगर आपको एतराज ना हो तो हम पूना जाकर जय से मिलना चाहते हैं। हो सकता है इस सब के पीछे उसी का कोई हाथ हो। ठीक है, तुम और सुधाकर पूना चले जाओ और मुझे इन्फॉर्म करते रहना। फेडरिक्स, तुम सारी मोडस ऑपरेंडी की फाइल्स निकालो और चेक करो कि साइकिल की चेन इस्तेमाल करने वाले गुंडों की कोई इंफॉर्मेशन है क्या। यस सर। हेलो अभिजीत, एक लाश मिली। क्या? समुद्र के किनारे पर, बहुत बुरी हालत। मुझे लगता है कि लाश कम से कम 3 दिन तक पानी में पड़ी रही, इसीलिए इतनी बुरी तरह से सड़ गई। उस टैक्सी ड्राइवर ने बताया था कि उस गुंडे ने बहुत जोर से मारा था राकेश के सिर पर। इसके सिर में चोट के निशान है? हाँ, स्कल में फ्रैक्चर है। आप लोग कहना क्या चाहते हैं? ये मेरा राकेश है। मेरा राकेश मर नहीं सकता। मैं बॉडी देखना चाहती, मैं पहचान लूंगी। मैडम, बॉडी पूरी तरह से गल चुकी है, आप मत देखिए प्लीज। नहीं, मैं बॉडी देखना चाहती हूँ। ये मेरा पति है तो मुझे देखने का पूरा हक है। हक है ना? हाँ हाँ है, लेकिन बॉडी की हालत बहुत खराब है। मत देखिए, मुझे देखने दीजिए, मैं पहचान लूंगी। मत देखिए प्लीज। नहीं, ये मेरा राकेश नहीं हो सकता। नहीं हो सकता मेरा राकेश। इसकी हालत इतनी बुरी नहीं हो सकती। रेशमा, तो अच्छी बात है ना अगर ये तुम्हारा राकेश नहीं है तो। हाँ, हमें हमारा काम करने दो प्लीज। रिलैक्स। डॉक्टर साहब, वो सामान कहाँ है जो इनके साथ में मिला था? हाँ, ये रहा। ये मोबाइल फोन। जरा ध्यान से देखिए, ये मोबाइल फोन और घड़ी राकेश की है क्या? प्लीज छूइए मत। हाँ,
वैसी ही है जैसी राकेश के पास था। और ये चेन? ये भी वैसी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि राकेश की ये चीजें हैं, और लोगों के पास भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। ये फोन, ये घड़ी। देखिए, हम पूरी छानबीन करेंगे। हम इनके फिंगरप्रिंट्स लेंगे, इनके दांतों का रिकॉर्ड देखेंगे। तब तक हम भी नहीं मानेंगे कि ये राकेश है। जैसे राकेश की उंगलियों के निशान के लिए तो हमें पुणे जाना पड़ेगा। राकेश के दोस्त जय से पूछताछ करने के लिए पुणे जा ही रहा हूँ। वहां राकेश के घर से कोई ऐसी चीज ले आता हूँ जिस पर से उसके उंगलियों के निशान मिल सके। आपके घर में कोई होगा इस वक्त? हाँ, मेरा देवर। वैसे आपके देवर का नाम क्या है? विनय। विनय। एड्रेस क्या है रेशमा का? 12 आश्रम रोड। चलो देखते हैं ये विनय दिखता कैसे। ये लीजिए सर। सर, उसने एक बार उसके एक दांत का रूट कैनल करवाया था। अच्छा। शायद तभी ये एक्सरे निकाला होगा। राकेश अक्सर इस्तेमाल करता हो ऐसी कोई चीज है घर में, जैसे ब्रीफकेस वगैरह? हमें राकेश की उंगलियों के निशान चाहिए। जी, ब्रीफकेस तो वो अपने साथ ले गए। कुछ और यहाँ पे तो सब चीजों पे हम सबके उंगलियों के निशान है। और क्या हो सकता है? हाँ हाँ सर, राकेश सोने से पहले कभी कभी पाइप पिया करता था। अगर आपको चाहिए तो मैं वो पाइप लाके दूं। इस पाइप से मुझे एक अच्छा प्रिंट मिला, एकदम साफ, अंगूठे का है। अब इस लाश के अंगूठे का भी प्रिंट निकाल कर देखते हैं, दोनों मैच करते हैं या नहीं। देखो, घबराना नहीं, मैं तो लाश देखता ही रहता हूं। अब इसे कांच की प्लेट पे रख के इसका फोटो निकालते हैं। इस प्रिंट को अंगूठे के प्रिंट से मैच करके देखते हैं। ये देखो अभिजीत, ये वो निशान है जो हमें पाइप पर से मिले। ये आइलैंड देख रहे हो, और ये वो निशान है जो अभी हमने लाश पर से लिए। इसका आइलैंड देखो, ये सेंटर पोर्शन देख रहे हो, और ये इसका सेंटर पोर्शन देखो। ये दोनों निशान एक ही आदमी के हैं, राकेश के। रेशमा, 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 संभालो अपने आप को। यहाँ बैठो रेशमा। रेशमा जी, हमें अफसोस है कि हम आपके पति को जिंदा तो नहीं ढूंढ सके, मगर हम उनके कातिलों को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। राकेश मर गया? मार दिया गया ये कहना ठीक होगा मिस्टर जय। मार दिया गया? लेकिन राकेश को कोई मारना क्यों चाहेगा भाई? यही जानने के लिए मैं आपके पास आया हूं। मेरे पास? मेरे पास क्यों? राकेश पिछले कुछ दिनों से 10 लाख रुपए मांग रहा था लोगों से। क्यों चाहिए थे राकेश को ये 10 लाख रुपए? अजीब बात है, पैसे चाहिए थे राकेश को और आप पूछ रहे हैं मुझसे? क्योंकि मिस्टर जय, आप राकेश को बार बार फोन कर रहे थे और वो आपसे बात करने से कतरा रहा था। क्या उसने आपको कुछ पैसे देने थे? नहीं नहीं। बस साफ साफ बता दो, खून का मामला है ये। खून का मामला है? इसीलिए तो कह रहा हूं, सच बोल दो। सच बोलना ही पड़ेगा। अभी बोल दिया तो अच्छा है, वरना बाद में तो बोलना ही पड़ेगा। देखिए, राकेश ने मुझसे कोई पैसे नहीं लिए थे, बल्कि मैंने ही उसे 10 लाख रुपए रखने के लिए दिए थे। क्यों? मुझे खबर मिली थी कि मेरे घर इनकम टैक्स वालों का छापा पड़ने वाला है, इसलिए मैंने ये सारे पैसे वहां छुपा दिए थे। फिर क्या, 10-15 दिन हो गए, रेट पड़ा ही नहीं, और मैं फिर वापस उसके यहाँ पैसे लेने गया तो उसने पैसे दिए ही नहीं, है ना? उसने वो सारे पैसे शेयर मार्केट में लगा दिए, मार्केट गिर गई।
पैसे डूब गए सारे। तो वो आपसे छिपने लगा। और आप राकेश के पीछे पीछे मुंबई भी गए थे ना? नहीं नहीं, मैं मुंबई नहीं गया था, मैं यही पूना में था। ओह, तो आपने यहीं बैठकर सारा काम करवा लिया। पैसे निकलवाने के लिए आपने एक गुंडे को बुलाया, उसे पैसे दिए और उस गुंडे से राकेश को किडनैप करवाया। उस गुंडे ने राकेश के सिर पे इतने जोर से मारा कि वो बेचारा मर गया। ये झूठ है, ये झूठ है। ठीक है दया, तुम वहीं पूना में ही उस पर नजर रखो और पता करो कि जय की जान पहचान किन किन लोगों से है और उनसे जय के बारे में पूछताछ करो। अभिजीत, जब जब मैं इस लाश के अंदर झांकता हूं तब तब एक नई ही बात पता चलती है। कमाल, जिंदा लोगों की तरह लाश भी रंग बदलती है। लेकिन मुझे तो ये वैसी की वैसी दिखाई दे रही। देखो, राकेश का खून 7 तारीख को हुआ था और इसकी लाश समुद्र के किनारे हमें 11 तारीख को मिली थी। ठीक है? ठीक है। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से लाश 4 दिन तक पानी में थी ही नहीं। पानी में नहीं थी? तो इतनी ज्यादा गल कैसे गई? नहीं, गली तो पानी में ही है, मगर समुद्र के पानी में नहीं। फिर कौन से पानी में? सादे पानी में। सादे पानी में? तो कहीं नदी या तालाब में तो नहीं पड़ी थी? नहीं, नदी या तालाब में तो नहीं, पर शायद पानी की टंकी में पड़ी हो या बाथटब में पड़ी हो। जहां तक मेरा अंदाजा है, लाश कम से कम 3 दिन तक सादे पानी में रखी गई, उसके बाद कहीं चौथे दिन समुद्र में फेंकी गई। मगर कोई लाश इतने दिन तक ऐसे अपने पास क्यों रखेगा? एक कारण हो सकता है, खूनी राकेश को जान से मारना नहीं चाहता होगा, लेकिन अचानक जब वो मर गया तो उसे समझ में नहीं आया कि लाश का क्या करे। 3 दिन के बाद मौका देकर उसने लाश समंदर में फेंक दी ताकि किसी को मिले नहीं। लेकिन 3 दिन तक उसने लाश पानी में ही क्यों रखी? उस साइकिल के चेन वाले गुंडे को ढूंढना होगा जिसने राकेश को मारा था। हाँ सर, शहर में 6 ऐसे गुंडे बदमाश हैं जो साइकिल चेन का इस्तेमाल हथियार की तरह करते हैं। इनमें से 5 का पता लग चुका है। उनके हाथों पर हमने साइकिल चेन बांधी है और चेहरे पर नकाब भी ढक दिया है। ठीक है, इससे इस टैक्सी ड्राइवर को खूनी पहचानने में मदद मिलेगी। सुनो, अंदर चलो और इनको पहचानो इनमें से कौन है। साहब, मुझे कुछ होगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा, डरने की बात नहीं है। चलो साहब, बहुत डर लग रहा है। चलो साहब, सब देखो, ध्यान से देखो, इनमें से कौन है? ये था। नहीं साहब, ये लंबा है साहब। ठीक से याद है? जी मैडम। ये तो मोटा है। इसे देखो, ये था? नहीं मैडम, ये भी लंबा है। ये सीधा खड़ा रहे। साहब, ये भी नहीं था। एक बार फिर से देख। नहीं मैडम, ये भी लंबा है। इसे देख, ये था? ध्यान से। हाँ? हाँ, ये हो सकता है। तूने मारा राकेश को? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। झूठ बोलता है? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ये नहीं था साहब। क्यों? इसकी आवाज वैसी नहीं है साहब। इनमें से कोई भी नहीं था साहब। कहीं तुम किसी से डर के तो नहीं झूठ बोल रहे हो? झूठ नहीं साहब, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इनमें से कोई भी नहीं था साहब। अच्छा पैट्रिक। सर, ये छठा बदमाश कौन है? सर, बिल्लू करके एक बदमाश है। ये रहा। हमने इसे बहुत ढूंढा सर, पर पता नहीं कहीं गायब है। अटेम्प्टेड मर्डर, रॉबरी, असॉल्ट, इस आदमी के हाथ पैर बहुत चलते हैं। इसके घर चलते हैं। जी साहब, बिल्लू मेरा पति है। मैं तो तंग आ चुकी हूँ साहब। बिल्लू हर वक्त चोरी चकारी मारधाड़ में लगा रहता है। अभी कहाँ है वो? पता नहीं साहब, मुझे तो उसका पता तभी होता है जब वो जेल में होता है। अभी जेल में है? नहीं साहब, जेल से बाहर होता है तो उसका कोई ठिकाना नहीं होता है। आखिरी बार कब निकला था घर से? 4 दिन पहले। 4 दिन पहले? 7 तारीख को साहब। 7 तारीख को?
7 तारीख को ही राकेश का फोन हुआ था ना? सर हाँ सर, ये देखिए पूना की टिकट। ये बिल्लू पूना गया था क्या? जी साहब, 2 तारीख को। तुम्हें उसने कुछ बताया कि क्यों जा रहा है? नहीं साहब। सर। हाँ सुधाकर, पैसे। तो बहुत सारे पैसे। तुम्हें पता था इसमें पैसे रखे हुए हैं? जी साहब, बिल्लू लाया था। पता नहीं कहाँ से बाप की कमाई ला के रखता है साहब, लेकिन मैं उसके पैसे छूती नहीं। मैं तो घर में खाना बनाने का काम करके अपना गुजारा चलाती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन ये आए कहाँ से? पूना से। तुम्हें बिल्लू ने बताया था? जी साहब। हो सकता है जय ने ये पैसे बिल्लू को दिए हों। अगर ऐसा है तो इन नोटों पर बिल्लू और जय दोनों की उंगलियों के निशान जरूर मिलेंगे। नोटों के ऊपर से मुझे 2 अलग अलग उंगलियों के निशान मिले, ये और ये। एक तो शायद उसके होंगे जिसने पैसे दिए हैं, और दूसरे उसके होंगे जिसने पैसे लिए हैं। डॉक्टर साहब, एक निशान तो बिल्लू का होगा क्योंकि पैसे तो उसी ने लिए है ना। फ्रेडेक्स, जरा बिल्लू की फाइल दो। ये देखो अभिजीत, पुलिस रिकॉर्ड में बिल्लू के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो इससे मैच करते हैं। ये फिंगरप्रिंट बिल्लू के ही हैं। इसका मतलब इसे ढूंढना होगा। ये पता लगाना होगा कि बिल्लू को पैसे दिए किसने। बिल्लू ने खून उसी के कहने पे किया होगा। इस बिल्लू को जल्दी से जल्दी ढूंढो और दया को पूना में फोन करो। उनसे कहो कि जय और उसके जितने भी यार दोस्त हैं उन सब की उंगली के निशान लेके यहां भेजें। उन्हें इससे मिलाना है। देखिए, मैं एक इज्जतदार बिजनेसमैन हूं। मेरा स्टाफ क्या सोचेगा मेरे बारे में? आपको कोई हक नहीं बनता मेरे साथ इस तरह पेश आने का। मैं कौन सा जबरदस्ती कर रहा हूं आपके साथ? मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप मुझे अपने फिंगरप्रिंट्स दे दीजिए, बस। मैं पहले अपने वकील से बात करना चाहता हूं। जरूर कीजिए, मगर इस वक्त शायद आपको वो भी यही सलाह देंगे कि आप अपने फिंगरप्रिंट्स दे दीजिए और सीआईडी की मदद कीजिए। अगर आप एक शरीफ आदमी हैं तो डर क्यों रहे? दे दीजिए फिंगरप्रिंट्स। डर कहाँ रहा हूं? चलिए हाथ आगे कीजिए। अब आइए, हाथ आगे। हे फॅक्स करायचं. हे आताचे प्रिंट हो, आयुष्यात पहिल्यांदाच बघतोय. आता बघा. कुठे करायचं आहे? सीआयडी मुंबई. सीआयडी? पुण्यात काही गडबड आहे का? पूना में दया ने इतनी मेहनत की, जय और उसके साथियों के फिंगरप्रिंट्स लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं। क्यों डॉक्टर साहब? इसलिए अभिजीत के एक भी फिंगरप्रिंट इस अनजान फिंगरप्रिंट से मेल नहीं खाता है। मतलब नए सिरे से ढूंढना पड़ेगा कि पूना में बिल्लू को किसने पैसे दिए थे राकेश को मारने के लिए। नहीं, उसके लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, मैं यही बता दूंगा। आपको मालूम है? तो दया से इतनी मेहनत कराने की क्या जरूरत है डॉक्टर साहब? अभिजीत, मुझे खुद को अभी अभी पता चला। सब कुछ मेरी आंखों के आगे रखा हुआ था, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। बेवकूफ। संभाल के डॉक्टर साहब, वहां बाल बहुत कम है। हाँ ठीक है, कम हियर। देखो, हमें 2 तरह के फिंगरप्रिंट्स मिले थे, बराबर? बराबर है। एक तो ये बिल्लू का और दूसरा ये एक अनजान आदमी का, राइट? राइट। अब इस अनजान आदमी के फिंगरप्रिंट्स को तो तुम भूल ही जाओ, इसकी बात करो, इस प्रिंट की। लेकिन सर, आप भी तो कह रहे थे कि ये प्रिंट बिल्लू का है। कह रहा था आशा, अब नहीं। क्या मतलब? मतलब ये अभिजीत कि ये फिंगरप्रिंट ये राकेश का है।
राकेश का? हाँ, राकेश का। एक बात बोलिए सर, या राकेश या बिल्लू, एक निशान दो आदमी के कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं नहीं सुधाकर, है। हाँ, मतलब बिल्लू ही राकेश है या राकेश बिल्लू है? भगवान जाने। भगवान जाने नहीं डॉक्टर साहब, पुलिस रिकॉर्ड में बिल्लू के उंगलियों के निशान हैं जो पुलिस स्टेशन में ही लिए गए, और आपने कहा ये निशान उससे मैच करते हैं, करेक्ट? करेक्ट। मतलब ये बिल्लू हुआ ना? मगर अभिजीत, पूना में राकेश के घर से दया ने जो पाइप हमें भेजा था, उस पर जिन उंगलियों के निशान थे वो भी तो इससे मैच करते हैं। लेकिन सब पाइप वाले उंगलियों के निशान लाश की उंगलियों के निशान से भी तो मिलते हैं। हाँ, और आप ही ने तो फोटो खींची थी ना उसकी। हाँ, खींची थी। इसका मतलब है राकेश मर चुका है। हाँ? और बिल्लू भी मर चुका है। हाँ? ओह गॉड, व्हाट अ कंफ्यूजन। नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, मैं बताता हूं ये सब क्या है। जरा दया को फोन लगाता हूं। दया, जो नाम मैं तुम्हें बताता हूं, तुम उस आदमी को पूना से अरेस्ट करके यहां ले आओ। ये लाश राकेश की नहीं है? लेकिन कल तक तो आप कह रहे थे ये लाश राकेश की है। तो आप इतना दुखी क्यों रही रेशमा जी? अगर ये लाश राकेश की नहीं है तो इसका मतलब आपके पति जिंदा हैं। तो फिर ये लाश है किसकी? ये लाश बिल्लू की है। बिल्लू की? और वो दांतों का एक्सरे और पाइप पर उंगलियों के जो निशान थे वो तो इसी के हैं ना? जी हाँ, इसी के हैं, मगर ये राकेश नहीं है। मतलब ये कि सिर्फ आपने कहा था कि ये दोनों चीजें राकेश की हैं, जबकि ये सारी चीजें बिल्लू की हैं। बिल्लू बिल्लू, बार बार वही नाम बिल्लू। ये बिल्लू है कौन? बिल्लू वो आदमी है जो आपसे मिलने पूना आया था और जिसे आपने पैसे दिए थे। पैसे? मैंने किसी को पैसे नहीं दिए। नहीं दिए? आशा, इनकी उंगलियों के निशान लो। मैं नहीं दूंगी उंगलियों के निशान। क्यों दूं? क्योंकि बिल्लू के पास से हमें 50,000 रुपए मिले थे, जिनमें 2 आदमियों की उंगलियों के निशान हैं। एक निशान तो बिल्लू के हैं और दूसरे आपके हो सकते हैं। मेरे क्यों होंगे? मैं नहीं दूंगी निशान। आप इतना डर क्यों रही? अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपके निशान नोटों पर उड़कर थोड़ी ना आ जाएंगे। कम ऑन रेशमा, दो ना निशान प्लीज। आशा, कम ऑन प्लीज। जल्दी करिए प्लीज। सर, जरा देखिएगा। अभिजीत, नोटों पर इन्हीं की उंगलियों के निशान है। अब बताइए रेशमा जी, आप तो कह रही थे कि आपने पैसे नहीं दिए। राकेश ने जय को 10 लाख रुपए देने हैं, पैसे उसके पास है नहीं, क्या करें? अपने आप को मरवा लिया, इंश्योरेंस से पैसे मिल जाएंगे। क्यों रेशमा जी, ठीक कह रहा हूं ना? अब चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। पूना में आपका देवर बिना गिरफ्तार हो चुका है। मैंने राकेश को कहा भी था कि वो कोई ऐसा काम न करे जिसमें पुलिस आ जाए, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। राकेश को स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ही भारी नुकसान हुआ था। अगर हम अपना सब कुछ भी बेच डालते तो भी पूरा नहीं होता। राकेश को डर था कि जय उसे जेल भिजवा देगा। तो इसीलिए हमने ये प्लान बनाया
25 लाख रुपए मिलेंगे इंश्योरेंस के। और हम पूना छोड़कर दूर किसी शहर में जाकर रहेंगे। तो हमने बिल्लू को बुलाया और कहा कि वो किडनैपिंग करे। और फिर राकेश ने बिल्लू का खून कर दिया। हमने बिल्लू की लाश 3 दिन तक बाथटब में रखी। और फिर हमने उसे समुद्र में फेंक दिया। फिर लाश को राकेश के कपड़े पहना दिए, राकेश की चेन, मोबाइल और घड़ी उसके पास रख दिया। फिर हमारे पास आ गई मदद मांगने के लिए। मगर सर, इन्होंने बिल्लू के दांतों का एक्सरे लिया किसे? मैं हॉस्पिटल से पोर्टेबल एक्सरे मशीन लेकर आई थी। बिल्लू को नींद की गोली देकर हमने उसे बेहोश कर दिया और फिर उसके दांतों का एक्सरे लिया और पाइप पर उसकी उंगलियों के निशान। डॉक्टर साहब, आपने इतनी जल्दी पता कैसे लगा लिया कि ये निशान रेशमा के हैं? मैं तो क्या अभिजीत, कोई माई का लाल इतनी जल्दी पता नहीं लगा सकता है। वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था ताकि इनके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाए। देखो खिसक गई जमीन। अब आप ये बताइए रेशमा जी कि दरअसल आपके पति हैं कहां? रेशमा, तुमने 2 बार नॉक किया, मैं समझ गया था कि तुम ही होगी। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? बात क्या है? बात कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? बात क्या है? नहीं नहीं, प्लीज छोड़ दीजिए। तुम्हारा प्लान अच्छा था राकेश, मगर कामयाब नहीं हुआ। तुम तीनों को बिल्लू के खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।